चलिए मैंने लेकर आया हूँ क्लास 10th का इकोनॉमिक्स, जिसे कहा जाता है अर्थशास्त्र। उस सामाजिक विज्ञान का एक छोटा सा एक अंग है जिसको कहा जाता है क्या, अर्थशास्त्र। इससे भी काफ़ी ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से या इस बुक से काफ़ी ऑब्जेक्टिव निकाला जाता है और बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और वह काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड के लिए। ठीक है, उसी को मैंने लेकर आया हूँ। चैप्टर नंबर 2 है, उसका मैंने ऑब्जेक्टिव, इसमें 50-60 ऑब्जेक्टिव है, तो उसमें मैंने 25 ऑब्जेक्टिव, लगभग 40 ऑब्जेक्टिव मैंने करवा दिया अगले वीडियो में। अगर अगले वीडियो नहीं देखे तो पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर आप न्यू जुड़े हैं तो पहले इस चैनल को शायद सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि आपके जितने भी हम नई नई वीडियो डालें आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन है जो चला जाए, या आपको पढ़ने में आसानी हो और आपके मोबाइल पे क्या नोटिफिकेशन छोड़ दे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया था। ठीक है, ये है पार्ट 2। कौन है? पार्ट 2 मैंने लेकर आया हूँ। इसी का मैंने क्या लाया हूँ, तो पार्ट 2 लाया हूँ। ठीक है, इसी चैप्टर का मैंने पार्ट 2 लाया हूँ। ठीक है, क्या लाया हूँ, पार्ट 2। इसमें आप बने रहिएगा लास्ट तक, और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, जितना हो सके आप दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही हमारा मनोबल को ऊंचा करता है कि मैंने वीडियो बनाऊं, ऐसा बनाऊं, आपको दिखाऊं। ठीक है, कि आपको एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम में बेहतर तैयारी हो सके इस चैनल के माध्यम से। और आपको लगभग कम से कम तो 450 प्लस करके ही आना है। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर जुड़िएगा, अगर इस चैनल पर जुड़े रहिएगा लास्ट तक, तो आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब दिया जाएगा। सब्जेक्टिव का मैंने लेकर देंगे, हम सब्जेक्टिव के साथ भी देंगे। ये नहीं कि खाली ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, सब्जेक्टिव भी करवाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 40 से 41 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबरने के लिए किसने सुझाव दिया था? तीसा जो थी एक क्या था, तीसा क्या था, एक कुछ था। ठीक है, तीसा से भयानक आर्थिक मंदी हुआ था। तीसा जो था ना, उससे आर्थिक मंदी हो गया, तो उसको कोई बिक्री नहीं हो रहा था। उसको उबारने के लिए सुझाव किसने दिया था? तो किसने दिया था सुझाव? तो प्रोफेसर केन्स ने दिया था। किसने दिया था? प्रोफेसर केन्स ने। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रोफेसर केन्स ने कहा था कि जो तीसा का हड़ताल हुआ था, आर्थिक मंदी हुआ था, उससे उबरने के लिए क्या दिया था, सुझाव दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, आय तथा उपभोग का अंतर क्या है? आय तथा उपयोग का अंतर क्या है? आय तथा उपभोग का अंतर किसे किसे कहते हैं? उससे और जो बचता है उसे क्या कहा जाता है, तो बचत कहा जाता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, बचत। मैंने कमाया 500 रुपया और उसमें मैंने 300 रुपये क्या कर दिया, खर्चा। तो 300 रुपया घटा दीजिएगा तो कितना रुपये बचा, तो 200 रुपये। 200 रुपये क्या बचा, तो बचत हो गया। क्या बचा, 200 रुपया बचत हो गया। तो उसी को कहा जाता है आय तथा उपभोग के अंतर को क्या कहा जाता है, तो बचत कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, तो बचत कहा जाता है। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो जो भारत के राष्ट्रीय आय की सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने जो था राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 क्या करा, प्रति व्यक्ति आय द्वारा किसी देश की लगाया जा सकता है। प्रति व्यक्ति आय के द्वारा जो है किसी देश का क्या पता लगाया जा सकता है, तो आर्थिक संपन्नता पता लगाया जा सकता है। वह देश का जो है कैसा आर्थिक है, कैसा स्थिति है। ठीक है, उसका क्या सकता है, तो आर्थिक संपन्नता दिखाई पड़ता है। ठीक है, उससे इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। नए आंकड़े के अनुसार अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय है, तो जो नए नए आंकड़े आए हैं, जो नए आंकड़ा आए हैं वहाँ से, उस नए आंकड़े के अनुसार जो अमेरिका का प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो $46,040 है। कितना है, $46,040। ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, $46,040 जो है वह प्रति व्यक्ति आय है। क्या, प्रति व्यक्ति आय है नए आंकड़े के अनुसार। ठीक है, 46 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रति व्यक्ति आय का अवश्य है, आज से क्या है, तो प्रति व्यक्ति आय को क्या कहा जाता है, औसत आय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो औसत आय भी कहा जाता है। ठीक है, 47 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो ये निम्नलिखित में कौन जो है हमारे रहन सहन को प्रभावित करता है, तो प्रति व्यक्ति आय। अगर आपको इनकम अच्छा नहीं होता है, आपको अगर इनकम बहुत कम है, सोर्स कम है,
तो आप उतना रहन सहन को आप बढ़िया से ज़िंदगी नहीं काट सकते। आप अगर गरीब हैं तो बड़ा बड़ा बढ़िया चीज़ खा नहीं सकते, बढ़िया पहन नहीं सकते हैं। तो ही कहा जाता है कि रहन सहन को स्तर को प्रभावित कौन करता है, तो प्रति व्यक्ति आए। अगर काम आपके पास प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है तो आप उतना चीज़ शौकीन नहीं करिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 49 पे। किस राज्य के नागरिकों को जीवन स्तर निर्भर निर्भर करता है, तो किस राज्य के मतलब नागरिकों को जो है जीवन स्तर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो सकल घरेलू राज्य उत्पाद पर। किस पे, तो सकल घरेलू उत्पाद पर करता है, ठीक है। इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 का था राष्ट्रीय आय जाना जाता है, राष्ट्रीय आय किसे जाना जाता है, तो राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है, तो उत्पादक गणना विधि से। राष्ट्रीय आय जाना जाता है कितने विधि से, तो उत्पादक गणना विधि से, आय गणना विधि से, व्यवसायिक गणना विधि, उपभोक्ता सभी से। इनका आंसर क्या हो जाएगा, उपभोक्ता सभी के द्वारा। किसके द्वारा, तो सभी के द्वारा जाना जाता है राष्ट्रीय आय, ठीक है। किसे जाना जाता है, तो सभी के द्वारा जाना जाता है, ठीक है। इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसको आप VVI बना लीजिएगा कि 2023 के एग्जाम में जो है यह प्रश्न अगर पूछ जाए तो आप बढ़िया से उसको बढ़िया से मार लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 51 पे। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण है। जो उत्पादन एवं आय गणना विधि जो होते हैं आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है, तो क्या है, सहज भी है, वैज्ञानिक है, व्यवहारिक है, उपयुक्त तीनों है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त तीनों, सहज भी है, वैज्ञानिक भी है और व्यवहारिक भी है, ठीक है। उत्पादन एवं आय गणना विधि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 52 पे। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है राष्ट्रीय आय की गणना की कितनी विधियां हैं। राष्ट्रीय आय की गणना की कितनी विधियां हैं, तो 5 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं, तो 5 विधियां। राष्ट्रीय आपसे पूछे जाए कर प्रश्न कि राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां कितनी हैं, तो कितनी विधियां हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5। बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन चलते हैं अगला पे। समावेशी आर्थिक विकास क्या है, समावेशी आर्थिक विकास क्या है, तो ए में है संतुलित विकास, बी में समाज के गरीब वर्ग का विकास, समाज के पिछड़े वर्ग का विकास। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब सभी। समावेशी विकास का मतलब होता है सभी का भी समान विकास हो, सभी का समावेशी विकास हो, मतलब सभी को समान मात्रा में विकास हो, ठीक है, उसी को कहा जाता है समावेशी विकास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगला पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, इसे क्या कहा था, तो समाज के सभी वर्गों को जीवन स्तर ऊंचा होने को क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अगर सभी समाज को जीवन स्तर, अगर सभी समाज का जो मतलब अच्छा विकास हो तो उसे क्या कहा जाता है, तो समावेशी विकास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समावेशी विकास कहा जाता है। इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 54 का डी आंसर करेक्ट मार लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 55 में चलते हैं। राष्ट्रीय आय की सूचकांक में वृद्धि होने से लोगों को किस विकास में वृद्धि होगी, तो अगर राष्ट्रीय आय में सूचकांक में वृद्धि होने पर लोगों को किस विकास में वृद्धि होगी, तो आर्थिक विकास की वृद्धि होगी। हमारा अपना विकास होगा, हमारा अपना घर का विकास होगा, ठीक है, मतलब हमारे हमारे खुद विकास होगा, ठीक है, राष्ट्रीय आय में अगर वृद्धि होता है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब मैंने इसके बाद मैंने लेकर आया हूँ क्या, इसके बाद है जो क्वेश्चन बैंक के जितने भी सारे महत्वपूर्ण जो 2020 में, 22 में और 17 में पूछे गए प्रश्न, उसी को इसमें आप VVI बना लीजिएगा, जो आपको आने की संभावना पूर्ण गारंटी के साथ है, ठीक है। 90% आशा कि आ ही जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आप इसको क्वेश्चन VVI बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है, तो कौन करता है रहन सहन को, तो प्रति व्यक्ति आय जो है हमारे जीवन स्तर को, रहन सहन को क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगला पे। क्वेश्चन नंबर अगला क्या करा कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, तो CSO कौन करता है, CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कौन करता है, तो केंद्रीय सांख्यिकी गठन करता है, ठीक है। जो 2021 में क्वेश्चन में यह पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। सेट ए में यह प्रश्न जो है पूछा गया था, ठीक है। इसको आप VVI बना लीजिएगा, 2023 के एग्जाम में के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था, तो किसने लगाया था, तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। किसने लगाया था, दादा भाई नौरोजी ने लगाए थे क्या, तो भारतीय राष्ट्रीय आय का जो सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था, तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो भारत में किस राज्य की सबसे मतलब प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, किस राज्य की, तो गोवा का। किसका है, गोवा का। ये देखिए कि 2015 में पूछा हुआ, 2021 में पूछा, 2023 में भी पूछेगा, ठीक है। इसको आप सर का VVI बना लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5वां पर।
कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। वित्तीय वर्ष किसे कहा जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च को कहा जाता है वित्तीय वर्ष। देखिए सब पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। इसको आप VVI बना लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पे। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? बिहार में किस जिले के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार के किस जिले में सबसे प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? ये देखिए 2014 में भी, 2018 में, 2019 2023 में भी पूछेगा, ठीक है। इसको आप VVI बना लीजिए। इससे सब काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। इसको आप बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आपको कि एग्जाम में अगर बैठे तो कोई दिक्कत इससे सामना अगर आ जाए तो इसको कोई दिक्कत ना हो अपने को बनाने के लिए, ठीक है। आपको इसको देखते साथ इसका आंसर करेक्ट मारिएगा, ठीक है। कि क्या कर रहा है क्वेश्चन कि बिहार में किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो किस जिले का सबसे अधिक है? तो पटना। इसका क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो पटना। पटना का जो है सो बिहार के जो है पटना में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7वां पे। किस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है? वह देश क्या कहलाता है? अगर जिस देश की मतलब राष्ट्रीय आय अधिक होती है उसको क्या कहा जाता है? तो विकसित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विकसित कहा जाता है, ठीक है। इसका ये देखिए 2017, 18 सब पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगला पे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य का है? सबसे कम किस राज्य का है? तो बिहार का। बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, सबसे न्यूनतम है, सबसे मध्यम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं क्या? प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया है? तो प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष कर जिसे कहा जाता है कर। कर को क्या कहा जाता है? जिसे कर्जा कहा जाता है, ठीक है। प्रत्यक्ष कर को अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया गया? तो किसे शामिल किया गया? तो आयकर को किया गया। आयकर मतलब आयकर को क्या किया गया है? मतलब शामिल किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगला पे। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है कि सन 2008 से 9 के अनुसार भारत के औसत प्रति व्यक्ति आय है कितना है? तो 2008-2009 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय भारत के प्रति औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो 25,494 रुपये। कितना है? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25,494 रुपये जो है 2008 से 2009 के अनुसार मतलब है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो 1954। इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आपको पूछ दिया जाए, प्रश्न पूछेगा कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में पूछेगा, ठीक है। इसका आंसर करेक्ट होगा। देखिए यह क्वेश्चन है जो पूछा हुआ प्रश्न 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ था, ठीक है। किसमें? 2022 के एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 पे। साख का आधार क्या है? साख मतलब होता है क्या है? साख का आधार क्या है? साख का आधार होता है विश्वास। क्या होता है? विश्वास, जिसको कहा जाता है विश्वास। विश्वास पर अगर कोई वस्तु आपको दे देता है, कोई दुकानदार के पास जाते हैं, उस पर आपको विश्वास के अनुसार आपको कोई चीज़ दे देता है, उसी को कहा जाता है साख। क्या कहा जाता है? साख कहा जाता है, ठीक है। 12 का आंसर करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्या कर रहा है? विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? किस पद का प्रयोग होता है? आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि किसको होता है? तो आर्थिक वृद्धि होती है। किसकी होती है? आर्थिक वृद्धि। इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। गरीबों के कुचक्र की धारणा किसने दी है? तो गरीबों के कुचक्र की धारणा किसने दी है? तो रेनर मार्क्स ने दिया है। किसने दिया है? तो रेगनर मार्क्स जो है गरीबों को कुचक्र की धारणा दी है। किसने दिया है? तो रेगनर मार्क्स ने दिया है, ठीक है। इसको VVI बना लीजिए। इसको आप याद कर लीजिएगा, 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगला पे। अर्थव्यवस्था। अब देखिए मैंने लेकर आया हूँ क्या, ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब इस चैप्टर से जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसको बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। अर्थव्यवस्था क्या है? तो अर्थव्यवस्था आपसे पूछ दे प्रश्न में, यह प्रश्न जो है यह जो है सोशल साइंस में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। आपसे पूछा गया प्रश्न है, इसी 2022 में भी पूछा हुआ प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो अर्थव्यवस्था समाज की ऐसी आर्थिक क्रिया है का योग है जो अथवा अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने के लिए प्रणाली है, ठीक है। इसे सब क्या है? एक प्रकार का क्या है सब? सतत विकास क्या है? तो ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी की बल्कि आने वाले पीढ़ी को विकास का ध्यान रखा जाता है, उससे सतत विकास कहा जाता है। अब पूछ दे कि आर्थिक आर्थिक नियोजन क्या है? तो आर्थिक नियोजन क्या है? तो आर्थिक नियोजन क्या है? तो राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुसार देश के संसाधनों को विकास के कार्य में उपयोग करना है आर्थिक नियोजन कहलाता है। इसको आप क्वेश्चन के याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? आपसे पूछ देखिए राष्ट्रीय आय किसे कहा जाता है? तो किसी देश की 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं के एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग के क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए इसको भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट क्या है? तो मानव विकास जिसको कहा था UNDP।
यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? मानव विकास रिपोर्ट। इसे किसे कहते हैं? तो विभिन्न देशों के तुलना लोगों के शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति एवं प्रति व्यक्ति आय के आधार पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की रिपोर्ट जारी करता है, जिसे मानव विकास रिपोर्ट कहा जाता है। इसको भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्या कहता है, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? तो उसका उत्तर क्या होगा कि राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर भागफल आता है, उसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है? राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। उसको अगर भाग दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? उसे प्रति व्यक्ति क्या कहेगा? प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा, ठीक है। एटीएम क्या है? ये देखिए, आपको भी है प्रश्न, ठीक है। यह जो एग्जाम में सब पूछे हुए प्रश्न है, ठीक है। एटीएम क्या है? डेबिट कार्ड क्या है? देखिए, सब पूछा हुआ प्रश्न, इसको आप याद कर लीजिएगा। आपसे पूछ दिया जाए, एग्जाम में पूछेगा कि एटीएम क्या है? एटीएम क्या है? तो एटीएम आप क्या बोलिएगा? तो एटीएम क्या है? यह एक प्लास्टिक कार्ड होता है जो किसी बैंक के द्वारा अपने ग्राहकों को दिया जाता है। ग्राहक को 4 अंक गुप्त पिन मदद से खाता से सातों दिन और 24 घंटे किसी भी समय खाते में जमा अपनी राशि को निकाल सकता है। इसे डेबिट कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। एटीएम क्या है? तो इसको आप परिभाषा इसको याद कर लीजिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगला पे। क्रेडिट कार्ड क्या है? आपसे फिर पूछ दिया जाए, क्रेडिट कार्ड जो है किसे कहते हैं? क्रेडिट कार्ड किसे कहते हैं? तो इसको आप किसका जवाब क्या दीजिएगा? यह एक प्लास्टिक कार्ड होता है जो किसी बैंक के द्वारा अपने कुछ खास ग्राहकों को दिया जाता है। ग्राहक कार्ड के मदद से खाते में मतलब जो राशि जो होते हैं, राशि नहीं होने के बावजूद भी एक निश्चित सीमा तक इस कार्ड के वस्तु या सेवा से लाभ ले सकते हैं, जिससे समतुल्य राशि उन्हें पुनः वापस किया जाना चाहता है, ठीक है। ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये सब क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। मनरेगा या नरेगा से आप क्या समझते हैं? इससे आप क्या समझते हैं? मनरेगा या नरेगा से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर क्या होगा? तो मनरेगा ग्रामीण लोगों को रोजगार देने का एक राष्ट्रीय योजना है, ठीक है। क्या है? एक राष्ट्रीय योजना है, ठीक है। अब क्या कर रहा है? राष्ट्रीय योजना है। इसके अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिन के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। इनमें से न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है, ठीक है। इसे सब याद कर लीजिएगा। मनरेगा क्या है, नरेगा क्या है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। आय किसे कहा जाता है? आपसे पूछ दिया जाए कि आय किसे कहा जाता है, तो आय किसे कहा जाता है? इसको आप इसको कैसे प्रभावित करते हैं, मतलब इसको परिभाषा दे सकते हैं। तो आय किसे कहते हैं? तो किसी प्रकार के पारिश्रमिक के बदले में जो वस्तु या धन मिले उसे क्या कहते हैं? आय कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, सब हो गया सब्जेक्टिव। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी साम्यवादी अर्थव्यवस्थाओं का मिश्रण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के संसाधनों को स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के दोनों के पास होता है, उसे भारत की निश्चित मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे भारत जो है, एक भारत में जो कैसा अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। इसका ऐसा हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भूमि बदले पारिश्रमिक लगान श्रम बदले वस्तु, ये सब हो गया। तो क्या हो गया? सब सब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। ये सब क्या हो गया? सब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिएगा कि जितने भी अगर एग्जाम में आवे तो कोई दिक्कत ना होवे, ठीक है। ये सब्जेक्टिव के साथ है, ठीक है। चलिए बस यहीं तक, आगे वीडियो अगला